हेलो स्टूडेंट्स, तो अब जो हमने आगे के वीडियो के अंदर आइसोमर्स के बारे में पढ़ लिया, अब हम बॉन्डिंग क्या है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के अंदर उसके बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो बॉन्डिंग को जानने के लिए, क्योंकि बॉन्डिंग से जुड़ी बहुत सारी प्रॉपर्टीज है, लाइक कलर ऑफ कंपाउंड्स बोल दो आप, या फिर मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज बोल दो, ठीक है, या फिर उनका हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा, उनकी जियोमेट्री क्या होगी। ठीक है, तो वो सारी चीज़ें जो है वो हमें बॉन्डिंग पढ़ने से ही हमको पता चलेगी। ठीक है, तो ये बॉन्डिंग जो है उसके लिए बहुत सारे थियरीज मॉडर्न केमिस्ट्री के अंदर तो आई थी, लेकिन पहली जो थियरी थी वो हमारे वेर्नर जो थे उन्होंने दी थी। बट क्या हुआ कि वेर्नर की जो थियरी थी ना वो ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं कर पा रही थी, मतलब कि जो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के कॉम्प्लेक्सेस है, मतलब ये कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स, तो उनकी जो प्रॉपर्टीज है लाइक आइदर दे आर पैरामैग्नेटिक और डायमैग्नेटिक, उनको कैसे समझाए। ठीक है, कलर ऑफ कंपाउंड्स, तो ये सभी चीज़ों को प्रॉपर वे में समझाने के लिए बहुत सारी मॉडर्न थियरी आई केमिस्ट्री की, जो मैंने यहाँ पे लिखी हुई है। देयर आर नंबरस, लेकिन ये जो है वो मेन थियरीज हैं। बहुत सारे एक्सपेरिमेंट भी किए गए और बहुत सारी ऐसी भी चीजें हैं जो सिर्फ एक्सपेरिमेंट ही समझा सके। ठीक है, ये थियरी जो है वो नहीं समझा सकी। ओके, तो यहाँ पे पहली थियरी है वीबीटी थियरी कॉन्सेप्ट, मतलब कि वैलेंस बॉन्ड थियरी कॉन्सेप्ट। ठीक है, अगर मैं फुल फॉर्म लिख लूं, ठीक है, वैलेंस बॉन्ड थियरी कॉन्सेप्ट, और ये जो है वो हमारी क्रिस्टल फील्ड थियरी कॉन्सेप्ट है। ओके, देन है लिक्विड फील्ड थियरी कॉन्सेप्ट, और लास्ट है हमारी मोलिकुलर ऑर्बिटल थियरी कॉन्सेप्ट। तो यहां पे अगर हम शॉर्ट फॉर्म लिखे तो लिख सकते हैं VBT, देन CFT, LFT एंड MOT। ओके, यहां पे हमको ये सभी थियरीज नहीं पढ़नी है। ठीक है, यहां पे मेनली हमारे चैप्टर के अंदर जो है वो वैलेंस बॉन्ड थियरी और क्रिस्टल फील्ड थियरी के बारे में बताया हुआ है, लेकिन फिर भी ये जो CFT थियरी है वो आई थिंक रिड्यूस हो गई है, जरा आप देख लेना। तो हमको सिर्फ VBT थियरी ही पढ़नी है। ठीक है, तो भी आप जरा देख लेना। ठीक है, ये जो चीज है लिगैंड फील्ड थियरी कंसेप्ट और मोलिकुलर ऑर्बिटल थियरी, इवन MOT थियरी जो है वो भी हमने पढ़ी हुई है, अगर आपको मालूम होगा तो। ठीक है, मोलिकुलर ऑर्बिटल थियरी तो हमने 11th केमिस्ट्री के अंदर चैप्टर नंबर 4 केमिकल बॉन्डिंग के अंदर पढ़ी हुई थी। ठीक है, अगर इसके रिगार्डिंग किसी को अपने कॉन्सेप्ट वापस से क्लियर करने हैं तो यू कैन मैसेज मी। मैंने शायद अपने ग्रुप के अंदर पहले ही चैप्टर 4 की प्लेलिस्ट डाली थी, उसके अंदर आपको मिल जाएगी MOT के बारे में, जो एनर्जी डायग्राम आप बनाते हो इसीलिए। ठीक है, तो वो वीडियो आप देखोगे तो आपका पूरा कंसेप्ट जो है वो क्लियर हो जाएगा। और मैं अप्रोच करता हूं कि आप MOT का क्लियरेंस देखें। इवन अगर चैप्टर 4 में अगर आप वैलेंस बॉन्ड थियरी का कंसेप्ट देखोगे तो भी आपको अच्छा रहेगा। उसमें ओवरलैपिंग के बारे में बताया गया है कि ओवरलैपिंग कैसे होती है, सिग्मा बॉन्ड और पाई बॉन्ड कैसे बनता है, उसके बारे में मैंने बताया हुआ है। ठीक है, तो VBT का कंसेप्ट भी आपको क्लियर हो जाएगा कि क्या है। ठीक है, अब हम क्या करते हैं कि VBT अभी स्टार्ट करने वाले हैं, तो पहला पॉइंट जो है वो देख लेते हैं कि पहला पॉइंट VBT का क्या होगा। तो पहला पॉइंट अभी VBT से स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है, यहां पे VBT लिख लेते हैं, वैलेंस बॉन्ड थियरी हम पढ़ने वाले हैं। इसमें कैसे अप्लाई होता है, द सेंट्रल मेटल एटम विच फॉर्म कॉम्प्लेक्स, और कॉम्प्लेक्स लिख लो, कॉम्प्लेक्सेस, मस्ट हैव
empty orbitals in its valence shell। तो ये पहली चीज है जो होनी ही चाहिए, अगर नहीं होगी तो कोऑर्डिनेशन नंबर इंक्रीज नहीं होगा, कि सेंट्रल मेटल एटम जो है उसकी वैलेंस शेल के अंदर, मतलब कि वैलेंस शेल बोल दो और अल्टीमेट शेल बोल दो, शेल बोल दो और लास्ट शेल बोल दो, उसमें जो है वो एम्प्टी ऑर्बिटल्स होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए? एम्प्टी ऑर्बिटल्स। जैसे कि अगर मान लो कि मैं निकल ले लेता हूं जिसका एटॉमिक नंबर है 28, ठीक है, और निकल का अगर मैं यहाँ पे ड्रॉ करूं, ठीक है, तो 3D की मैं यहाँ पे ड्रॉ कर रहा हूं, वो 3, ये 3D हमारी, ये हमारी 4s, देन आएगी हमारी 4p, देन हमारी आएगी 4d और 4f भी आएगी, लेकिन अभी ड्रॉ उसका कोई काम नहीं है इसलिए छोड़ देते हैं। अभी ये क्या है कि ये हमारी लास्ट शेल हो गई, या फिर अल्टीमेट शेल बोल दो या वैलेंस शेल बोल दो, ठीक है, ये हमारी लास्ट शेल हो गई, है ना। अगर हम इलेक्ट्रॉन फिलअप करें तो पहले इसमें भरेंगे, क्योंकि इसका जो है n+l रूल आप फॉलो करोगे तो आपको पता चल जाएगा अबाव प्रिंसिपल, कि पहले ये कंप्लीट करो, देन इसके बाद ये कंप्लीट करो, यहां पे 20, फिर ये 25, 26, 27 और यहां पे लास्ट 28, ठीक है। तो आप देख रहे हो कि यहां पे लास्ट शेल के अंदर बहुत सारी ऑर्बिटल जो है वो खाली है ना, 4f भी खाली है, तो ये खाली होनी चाहिए। अगर खाली नहीं होगी तो कोऑर्डिनेशन नंबर जो है वो कैसे इंक्रीज होगा, है ना। तो ये चीज तो पहले होनी चाहिए। और वी ऑल नो कि d ऑर्बिटल्स जो है उसके अंदर जो है वो सभी के अंदर जो है वो खाली होती है, लास्ट शेल जो है वो खाली होती है, उसके अंदर जो हम बोल सकते हैं कि ऑर्बिटल जो होती है वो खाली होती है ना। इसके बाद अगर लिगैंड का एक दूसरा पॉइंट, द ligands must have lone pair which they donate to central metal atom to form coordination bond। अब आपको मालूम है कोऑर्डिनेट बॉन्ड किसे बोलेंगे? कोऑर्डिनेट बॉन्ड मतलब कि कोई एक ही दोनों लोन पेयर देगा। देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ बॉन्ड्स। आयनिक बॉन्ड होता है जो हमने 10th में पढ़ा था, देन कोवेलेंट के बारे में थोड़ा सा पढ़ा था चैप्टर नंबर 4 में, स्टैंडर्ड 10 में। उसके बाद जब हम आगे गए तो हमको मालूम पड़ा कि कोवेलेंट क्या है, कोवेलेंट कैसे बनता है बॉन्ड, वो चैप्टर नंबर 4 11th में हमने पढ़ा था। केमिकल बॉन्डिंग पूरा जो है वो हाइब्रिडाइजेशन, ये थियरीज वो ओनली डिपेंड ऑन कोवेलेंट बॉन्ड्स। फिर हमने हर्ट्ज रूल ये फजान्स रूल भी पढ़ा था कि कोवेलेंट जो है वो 100% कोवेलेंट नहीं होता, उसमें थोड़ा सा कैरेक्टर जो है वो आयनिक का भी होता है। इवन आयनिक बॉन्ड के अंदर भी थोड़ा सा कैरेक्टर कोवेलेंट का होता है, ठीक है, ये चीज भी पढ़ी थी। तो कोवेलेंट बॉन्ड और आयनिक बॉन्ड से आप फेमिलियर हो। देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ अदर बॉन्ड्स, लाइक वैंडर वाल्स बॉन्ड भी बनता है ना, जो हमने स्टेट्स ऑफ मैटर में देखा था, ठीक है। तो ये जो कोऑर्डिनेट बॉन्ड है वो कैसे बनता है, वो हमने जो लोन इलेक्ट्रॉन रिच स्पीशीज थी उसमें हमने देखा था कि जो डोनेट करता है, जैसे कि NH3, उसके पास एक इलेक्ट्रॉन पेयर होती है, तो एक इलेक्ट्रॉन आप बोल सकते हो कि पोअर स्पीशीज होगी, ठीक है, उसको वो डोनेट कर देगा। जैसे कि BH3, तो BH3 जो है वो अनस्टेबल होता है, तो उसको NH3 डोनेट करके BH3 को स्टेबल कर सकता है। तो वैसे ही है, ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड तब बनता है जब कोई एक ही आदमी दोनों इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है, ठीक है। तो यहाँ पे लिगैंड्स की बात भी मैं वही कर रहा हूं कि वो लोग क्या करेंगे, लोन पेयर डोनेट करेंगे। लोन पेयर मतलब कि अ पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, दो इलेक्ट्रॉन होंगे, जैसे लुईस डॉट स्ट्रक्चर में ऐसे बताते हो आप, और बॉक्स के अंदर ऐसे बताते हो, ठीक है ना, ओके।
क्लियर, समझ में आया? तो अगर मानो कि कोई मेटल है तो उसको ये लिगांड डोनेट करेगा, ये लिगांड डोनेट करेगा, ये लिगांड डोनेट करेगा, ये लिगांड डोनेट करेगा, तो ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड ऐसे शो होते हैं। कोऑर्डिनेट बॉन्ड जो है वो ऐसे शो होते हैं, एरो बनाते हैं कि किसने दिए, तो लिगांड ने इसको दिए, तो ऐसे एरो बताते हैं। ठीक है, जैसे कि आपने अगर 11th में किया होगा और आपको मालूम होगा तो ऐसे ऐसे मैंने बताया था, है ना, क्योंकि ये अनस्टेबल स्पीशीज है, ऑक्टेट रूल तोड़ती है। क्योंकि बोरॉन के जो आप बोल सकते हो कि BH3 या BF3 दोनों ले सकते हो, ये बोरॉन जो है, बोरॉन, इसकी अगर आप लुईस डॉट स्ट्रक्चर बनाओगे, ठीक है, ऐसा, तो आप देखोगे कि इसकी ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है, 6 इलेक्ट्रॉन है, सेक्सटेट है। ठीक है, तो ये क्या करेगा, 2 इलेक्ट्रॉन इसको दे देगा और इसके साथ जुड़ जाएगा। इसकी सिक्सटेट है फिर भी एग्जिस्ट करता है, इसका मतलब कि जो ऑक्टेट रूल था वो भी टूट गया था ना, जब केमिकल बॉन्डिंग की बात कर रहा हूं। तो ये जो था वो इलेक्ट्रॉन रिच स्पीशीज था, ये हमने पढ़ा हुआ है। ठीक है, तो ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनता है, इसका मतलब है कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना हुआ है। ठीक है, लेकिन क्या होता है कि यहां पे ये जो सेंट्रल मेटल एटम होता है, सेंट्रल मेटल एटम, ठीक है, उसकी साइज जो है बहुत ही कम होती है। ठीक है, उसकी साइज जो है वो बहुत ही कम होती है। क्यों? अब देखो, अब सीधी सी बात है, अगर मान लो कि निकल है, तो निकल मैं बात करूं तो निकल डी ऑर्बिटल डी ब्लॉक का एलिमेंट है। ठीक है, तो निकल डी ब्लॉक का एलिमेंट है तो ऑब्वियस है कि इसकी साइज कम होती है, साइज कम होती है। ठीक है, क्योंकि अब एस पी की बात नहीं कर रहा हूं, डी की ज्यादा साइज कम होती है, वो हमने आगे देखा हुआ है कि एटॉमिक रेडियस कम होती है इनकी। ठीक है, और वापस से अगर ये कैटायन स्टेट में जाएगा, कैटायन स्टेट में अगर मान लो कि निकल 2+ बनाएगा, ठीक है, तो 26 हो जाएगा, ये निकाल देता हूं, ये लिखने की जरूरत नहीं। तो ये 2+ बनाएगा, मतलब और छोटा हो जाएगा। यू ऑल नो कि न्यूट्रल स्पीशी, अगर न्यूट्रल स्पीशी की बात करूं, ये भी हमने आगे पढ़ा हुआ है, अगर आपको मालूम होगा तो, उससे कैटायन की साइज जो है वो कम होती है न्यूट्रल स्पीशी से, और उससे एनायन की साइज जो है वो ज्यादा होती है। ये चीज हमने क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स चैप्टर नंबर 3 के अंदर पढ़ी हुई थी कि कैटायन की साइज जो है वो कम होती है न्यूट्रल स्पीशी से, और न्यूट्रल स्पीशी से एनायन की साइज ज्यादा होती है। अब क्यों है, क्या है, वो मैं अभी ज्यादा एक्सप्लेन नहीं करूंगा, वीडियो बहुत ही बड़ा हो जाएगा। तो कैटायन पहले अगर न्यूट्रल स्पीशी था तो छोटा था, लेकिन कैटायन आया तो फिर से छोटा आ गया। तो एक सीधी सी बात समझो, अगर इसकी जो साइज है वो बहुत ही छोटी है, और अगर मान लो कि लिगांड जो है वो इथिलीन डायमाइन जैसा बड़ा लिगांड है, ठीक है, इथिलीन डायमाइन जैसा बड़ा लिगांड, मतलब कि सेंट्रल मेटल एटम जो है वो छोटा और लिगांड बड़ा, तो एक से ज्यादा लिगांड अगर होंगे तो लिगांड की भी इलेक्ट्रॉन, वैसे तो इलेक्ट्रॉन तो इसके पास ज्यादा ही होते हैं, इलेक्ट्रॉन रिच स्पीशी होगी तो ही डोनेट करेगा। तो ये क्या होंगे कि लिगांड जो है वो क्या होंगे, रिपल करेंगे, रिपल ईच अदर, है ना। लिगांड क्या करेंगे, रिपल करेंगे। द इलेक्ट्रॉन क्लाउड ऑफ लिगांड्स क्या करेंगे, रिपल करेंगे, क्योंकि इसकी साइज कम है तो ज्यादा दूर नहीं हो सकते, है ना। तो इस केस के अंदर जो है वो हमारी हाइब्रिडाइजेशन वाली थियरी जो है वो काम करेगी। ठीक है, कैसे काम करेगी, तो इसका पॉइंट मैं अभी लिखता हूं, इतना नोट करो। ठीक है, तो मैं यहां पे लिखता हूं। तो ये हमारा थर्ड पॉइंट है, इन ऑर्डर टू अरेंज ऑल लिगांड्स, लिगांड्स को अरेंज करने के लिए, एंड मिनिमाइज द रिपल्जन, मिनिमाइज द रिपल्जन बिटवीन इलेक्ट्रॉन क्लाउड of ligands, central metal atom
or we can write like this: the orbitals of central metal atom must go, undergo लिखेंगे, undergo hybridization। किसमें जाना पड़ेगा? एडजस्टमेंट करने के लिए हाइब्रिडाइजेशन में जाना पड़ेगा। ठीक है, हाइब्रिडाइजेशन जाएंगे तो अच्छी तरीके से क्या होगा? एडजस्टमेंट होगा। कैसे, वो अभी देखते हैं हम। ठीक है, जैसे कि मान लो कि एग्जांपल के तौर पे अगर मान लो K4FeCN6 अगर मैं ये ले लूँ, ठीक है, तो यहाँ पे अगर आप ऑक्सीडेशन स्टेट निकालोगे इसका -1 होगा। ठीक है, तो मान लो कि ये X है, इसका X, इसका -1 है, इसका +1, X प्लस -1 × 6 और ये कितना है? +1 × 4। ऊपर यहाँ पे कुछ नहीं है तो 0 लगा दो। X - 6 + 4 = 0, -2 = 0, X = +2। तो इसका जो ऑक्सीडेशन स्टेट होगा क्या होगा? +2 होगा, है ना? क्या होगा? +2। ठीक है, तो यहाँ पे अगर फेरस की मैं बात करूं तो इसका ऑक्सीडेशन स्टेट इसका एटॉमिक नंबर 26 है। ठीक है, अगर 26 है तो मैं अगर इसकी कॉन्फ़िगरेशन बनाऊं 1 2 3 4 और ये 5, 3D पहले बनाऊं, देन 4s पहले क्यों नहीं बना रहा? अबाव प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग हाँ, इसमें पहले इलेक्ट्रॉन आएगा, लेकिन ये वैलेंस शेल है इसका, ये इनर शेल है, n-1d शेल है, ये n शेल है इसलिए। ठीक है, देन ये हमारा 4p और दिस वन इज 4d। 4f भी होता है क्योंकि 4 शेल है ना, तो 4 में 4f भी होता है, लेकिन उतना एक्सपांड करने की जरूरत नहीं है। तो यहाँ पे अगर इलेक्ट्रॉन फिलअप करें तो पहले 2 इसमें 20 हो गए, फिर ये हमारे 25 और ये 26 इसमें। अब अगर 2+ करेंगे तो 2 इलेक्ट्रॉन वैलेंस शेल से जाएंगे, क्योंकि वैलेंस शेल से ही इलेक्ट्रॉन जाते हैं, इसको ज्यादा पकड़ के रखेंगे इससे, इसलिए यहां से इलेक्ट्रॉन जाएंगे। ठीक है, तो यहां पे हमारे इलेक्ट्रॉन जो है वो तो ऐसे ही रहेंगे 4 और ये 5। ठीक है, यहां से इलेक्ट्रॉन निकलेंगे 4p और ये 4d। तो अब यहां पे देखो कि 2+ के अंदर बहुत सारी ऑर्बिटल्स ऐसी है कि जो है वो हाइब्रिडाइजेशन में जा सकती है। ठीक है, ये सभी जो है these orbitals can undergo hybridization। कौन कौन सी है? यहां पे अगर मैं बोलूं तो ये D क्यों जा सकती है? ये इनर शेल की शेल है, इनर शेल की ऑर्बिटल है, ये हमारा आउटर शेल है, ये इनर शेल है 3p 3d, हाँ है ना। तो ये क्यों जा सकती है? तो मैंने आपको D एंड F ब्लॉक एलिमेंट्स जब पढ़ाया था तो बोला था कि D 3D और 4s के अंदर एनर्जी गैप बहुत ही कम होता है, इसीलिए वो क्रोमियम और कॉपर का केस देखा होगा कि यहां से कूद के यहां पे इलेक्ट्रॉन आ रहा है और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में चेंज आ रहा है क्रोमियम और कॉपर के अंदर, है ना। 24 क्रोमियम और 29 कॉपर एटॉमिक नंबर। तो इसी वजह से इनकी जो दोनों की एनर्जी है वो बहुत ही सिमिलर है, ज्यादा डिफरेंस नहीं है, इसलिए जो है वो ये भी पार्टिसिपेट करता है हाइब्रिडाइजेशन के अंदर। वैसे तो वैलेंस शेल ही हाइब्रिडाइजेशन के अंदर पार्टिसिपेट करता है, वो हमने देखा है, लेकिन इन केस ऑफ डी ब्लॉक एलिमेंट्स हम बोल सकते हैं कि ये लोग जो है मतलब कि 3D जो है वो पार्टिसिपेट कर सकती है हाइब्रिडाइजेशन के अंदर। अगर मैंने बताया भी हुआ है, अगर इसके रिगार्डिंग आपको कुछ देखना है तो डी एंड एफ ब्लॉक में तो अगर आया नहीं होगा, मुझे याद नहीं है, लेकिन केमिकल बॉन्डिंग में है इसके रिगार्डिंग। ठीक है, तो ये आपको समझ में आया। ठीक है, तो इसका पॉइंट मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ। पॉइंट नंबर 4
द nd शेल ऑर्बिटल्स, और n ऑर्बिटल्स लिख लेते हैं, ऑर्बिटल्स, सॉरी यहां पे ऐसे नहीं लिखेंगे, n-1d ऑर्बिटल, ns, np, nd ऑर्बिटल्स आर अंडर, और अंडरगो लिखेंगे सिर्फ, अंडरगो हाइब्रिडाइजेशन, मतलब कि ये लोग जो है वो जा सकती है ना, क्लियर। अब देखो यहां पे दो d ऑर्बिटल्स है, या तो फिर ये जाएगी या तो फिर ये जाएगी, तो इसका पॉइंट मैं यहां पे लिख देता हूं, आइदर n-1d ऑर्बिटल अंडरगो हाइब्रिडाइजेशन और nd ऑर्बिटल्स अंडरगो हाइब्रिडाइजेशन, मतलब कि दो में से एक ही जा सकती है, ठीक है। ये बात याद रखना कि या तो फिर n-d ऑर्बिटल जा सकती है या तो फिर nd ऑर्बिटल जा सकती है, या फिर ये जाएगी या फिर ये जाएगी, ठीक है। इन दोनों में डिफरेंस क्या है? डिफरेंस ये है कि n-1d ऑर्बिटल जो है वो इनर शेल की ऑर्बिटल है और nd जो है वो आउटर शेल या वैलेंस शेल की ऑर्बिटल है ना, समझ में आ रहा है? ये अगर 4 होगा तो ये 4 - 1 3 होगा, है ना। तो ये इनर शेल है, अंदर का शेल, और ये आउटर शेल है, ओके। लेकिन ये डिपेंड किस पे करेगा, तो मैं वो भी लिख लेता हूं यहां पे, दिस डिपेंड्स अपॉन द पावर ऑफ लिगेंड्स। ये किस पर डिपेंड करेगा? लिगेंड्स जो है वो कौन लिगेंड है वो कंबाइन हो रहे हैं मेटल के साथ, उस पर डिपेंड करेगा कि ये हाइब्रिडाइजेशन में अंडर जाएगी कि ये हाइब्रिडाइजेशन में अंडर जाएगी, ठीक है। क्लियर, समझ में आया? ओके, क्लियर। तो ये इतना आप नोट करो, इसके बाद हम आगे चलते हैं। तो ऑन द बेसिस ऑफ पावर there are two types of ligands. Two types of ligands. First is strong field ligands and second is weak field ligands. ठीक है, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड्स एंड वीक फील्ड लिगेंड्स, ठीक है। देयर आर एग्जांपल्स आर NO2 माइनस, CN माइनस, then CO, then H2O, ethylene diamine and आइसोथायोसाइनेट, ठीक है, आइसोथायोसाइनेट। अगर हम एग्जाम्पल वीक लिगेंड्स की बात करूं तो O, then F माइनस, Cl माइनस, Br माइनस, then थायोसाइनेट, और एक होगा हमारा, यहाँ पे होगा हमारा एक NH3 ATC, ठीक है, OH माइनस, O2 माइनस, ओके। तो इतने जो है वो स्ट्रॉन्ग और वीक लिगेंड के एग्जांपल्स हैं, ओके। अगर ये अब इस पे डिपेंड करेगा कि ये जो हमारा हाइब्रिडाइजेशन होगा वो क्या होगा, ठीक है। तो हम क्या करते हैं कि सीधा एग्जाम्पल लेके चलते हैं।
तो आपको ज़्यादा अच्छी तरीके से पता चलेगा, ठीक है। उससे पहले हाइब्रिडाइजेशन कौन कौन से उसके बारे में बता देता हूँ। तो यहाँ पे मैंने जो लिखा हुआ है टाइप्स ऑफ हाइब्रिडाइजेशन, तो पहले देखो कि ये जो कोऑर्डिनेशन नंबर है वो अगर 4 होगा, ठीक है, कोऑर्डिनेशन नंबर अगर 4 होगा, कोऑर्डिनेशन नंबर का मतलब आपको मालूम है सेकेंडरी वैलेंसी, ठीक है, इसको सेकेंडरी वैलेंसी भी बोलते हैं, ऑक्सीडेशन स्टेट को प्राइमरी वैलेंसी बोलते हैं। तो कोऑर्डिनेशन नंबर अगर 4 होगा, ठीक है, तो 2 टाइप के हाइब्रिडाइजेशन बनेंगे sp3, 4 है तो एक s और 3 p वाले 4, ये भी देखो 1 2 3 4 dsp2 ये हो सकते हैं। अगर sp3 हाइब्रिडाइजेशन होगा तो टेट्राहेड्रल हो गए। ये तो बहुत ही पुराना कंसेप्ट है, 11 से ही हमको मालूम है कि टेट्राहेड्रल जो है वो sp3 में आता है, ठीक है। dsp2 होंगे तो स्क्वायर प्लानर होगा, जियोमेट्री होगी स्क्वायर प्लानर, ओके। इन द केसेस ऑफ जियोमेट्री और शेप जो है वो दोनों सेम ही होते हैं, लेकिन कब डिफरेंट हो गए, जब कोई लोन पेयर आ जाएगी तब क्या हो जाएगा, डिफरेंट हो जाएंगे। जियोमेट्री तो वही रहेगी लेकिन शेप चेंज हो जाएगा, एक्चुअल शेप चेंज हो जाएगा, जियोमेट्री वही रहेगी। जैसे कि NH3 और H2O के केसेस में हमने देखा था, ठीक है। H2O में जियोमेट्री टेट्राहेड्रल होनी चाहिए लेकिन पूरी बैंड शेप आ रही थी, जो हमने 11th में पढ़ा हुआ था। और NH3 जो है वो ट्राइगोनल प्लानर आ रहा था, टेट्राहेड्रल से ट्राइगोनल प्लानर आ रहा था, ठीक है, क्योंकि बिकॉज ऑफ दे हैव लोन पेयर, ओके। फिर ये कोऑर्डिनेशन नंबर हमारा 5 है, तो अगर कोऑर्डिनेशन नंबर सेकेंडरी वैलेंसी अगर 5 होगी तो क्या हो जाएगी, 1 2 3 4 और ये 5 sp3d, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, ट्राइगोनल बाइपिरामिडल। ट्राइगोनल बाइपिरामिडल का मतलब ऐसा कुछ होता है, अगर आपको मालूम हुआ तो कुछ ऐसा कुछ हमने किया था, ट्राइगोनल बाइपिरामिडल वाला, है ना। ये आई थिंक फॉस्फोरस का किया था क्या, सिलिकॉन का ऐसा कुछ किया था कि इसमें ट्राइगोनल बाइपिरामिडल आ रहा है, ठीक है, ऊपर भी पिरामिड नीचे भी पिरामिड, ऐसा कुछ आ रहा था, ठीक है। फिर कोऑर्डिनेशन नंबर 6 में 2 हाइब्रिडाइजेशन होता है, sp3d2, या फिर ये d आगे आ जाएगा d2sp3, sp3d2 d2sp3। इसमें डिफरेंस क्या है, चलो ये मैं बता देता हूं। sp3d2 एंड d2sp3, इसमें डिफरेंस यही है कि यहां पे पीछे वाली जो d है वो nd ऑर्बिटल की शेल है, nd शेल की ऑर्बिटल है, और यहां पे आगे वाली जो है वो क्या है, n-1d शेल की ऑर्बिटल है। बस यही डिफरेंस है, बस बीजा कोई मतलब कि दूसरा कोई डिफरेंस नहीं है, ठीक है। तो उसका जो जियोमेट्री होगी वो ऑक्टाहेड्रल ही होगी। सिर्फ इस दोनों में आपको याद रखना है, टेट्राहेड्रल एंड स्क्वायर प्लानर, ठीक है। क्लियर, समझ में आया, ओके। तो इतना नोट करो, इसके बाद हम एग्जांपल्स लेके समझाएंगे कि क्या हो रहा है और लिगेंड्स जो है वो कैसे मतलब कि जियोमेट्री चेंज करते हैं। चलो इतना नोट करो। तो यहां पे मैंने एग्जाम्पल लिया है NiCN4 और NiCl4 का, ठीक है। पहला जो हम एग्जाम्पल यहां पे स्टडी करने वाले वो कोऑर्डिनेशन नंबर 4 वाला है, तो मैं यहां पे लिख लेता हूं। पहला Ni2 निकल प्लेटिनम और पैलेडियम Pd2, क्योंकि इनकी वैलेंसी वेरिएबल होती है, इसको रोमन में लिखना पड़ता है। मोस्टली फॉर्म CN नंबर 4 कॉम्प्लेक्सेस, ज्यादातर कोऑर्डिनेशन नंबर 4 वाले ये 3 जो है वो बनाते हैं। द जियोमेट्री आइदर टेट्राहेड्रल और स्क्वायर प्लानर डिपेंड अपॉन द हाइब्रिडाइजेशन, हाइब्रिडाइजेशन पे डिपेंड करती है ना, हाइब्रिडाइजेशन पे ही डिपेंड करेगी। तो यहां पे फर्स्ट ऑफ ऑल हमको यह देखना है कि ये लिगैंड कौन सा है, उस पर डिपेंड करेगा कि ज्यादातर हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा। तो यू सी ये जो है वो क्या है, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगैंड है, और ये जो है वो वीक फील्ड लिगैंड है,
अब नाम से ही पता चल जाएगा स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगांड का मतलब क्या है, डॉन, डॉनगिरी भाईगिरी करने वाला। ओके, और वीक का मतलब है वीक पर्सन, ठीक है, ये डॉनगिरी दिखाएगा। अभी बताता हूं मैं कैसे। चलो अभी निकल जो है उसका एटॉमिक नंबर 28 है। शक्तिवान करे मना फिर कौन निकाले कुएं से जान, ठीक है, तो निकाले 28 हो जाएगा, कुएं 29 और जान Zn 30, ठीक है। तो यहाँ पे हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बना लेते हैं, 1 2 3 4 और ये 5 हमारी 3D, देन आवर 4s, देन आवर 4p, ओके, और 4d भी बना ही लेते हैं, 4d। चलो, क्योंकि इनमें से जो जो भी जाएगी हाइब्रिडाइजेशन में उस पर डिपेंड करेगा कौन सा हाइब्रिडाइजेशन बनता है, ठीक है। तो अभी पहले ये देखो कि इसका ऑक्सीडेशन स्टेट कौन सा है। तो अगर ऑक्सीडेशन स्टेट निकालना हो प्राइमरी वैलेंसी, तो देखो ये माइनस है, Cn माइनस, तो निकल का x प्लस ये 4 है, 4 इंटू -1 बराबर, फिर इज इक्वल टू ये क्या हो गया 2 माइनस, ठीक है, ऊपर 2 माइनस है इसलिए क्या होगा -4, सॉरी -2 लिखना है, x इज इक्वल टू -2, यहाँ पे आ जाएगा +4, क्या हो गया +2। ज़्यादातर प्लस में ही ऑक्सीडेशन स्टेट आएगी, ठीक है, मेटल है ना, तो ऑक्सीडेशन स्टेट +2 में ही आएगी। इसका ऑक्सीडेशन स्टेट क्या हो गया +2, ठीक है। तो पहले क्या करो, पहले ये 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27 और 28 हो गया 28। अभी ये मैं ऑक्सीडेशन स्टेट जो निकाला वो अभी निकाल रहा हूँ। अभी हमको Ni2+ बनाना है, क्योंकि यहाँ पे 2+ है ना, तो यहाँ पे जब 2+ बनाएंगे तो 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ से हमको गैप कर देने का, क्यों, यहाँ से ही निकलेंगे, वैलेंस शेल है ये, 2 3 4 5, ठीक है। तो ये 2 इलेक्ट्रॉन वैसे के वैसे ही रहेंगे, ठीक है। ये जो हमारे इलेक्ट्रॉन थे वो निकल गए, तो ही 2+ बनाएगा, और ये 4p हमारी, यहाँ पे 4 क्यों बना है, हाँ, और ये हमारी 4d, 4 2 3 4 5 4p, ठीक है, ये 3d, ओके, हो गया। अब हाइब्रिडाइजेशन करना है, उससे पहले हमारे Cn भाई लोग जो है वो यहाँ पे आएंगे। ये हमारे Cn दादा आ गए, जहाँ पे नाइट्रोजन के पास लोन पेयर होगी। अभी इसके अंदर मैं बॉक्स बनाऊंगा, ये बनाऊँ या ये नहीं बनाऊंगा तो भी चलेगा, ठीक है, ये निकाल देता हूँ, सिर्फ Cn ही लिखता हूँ, ये भी Cn, ये भी Cn और ये भी Cn, ओके। क्योंकि सबके पास लोन पेयर है तो ये लोन पेयर वाले बॉक्सेस में यहाँ पे बना देता हूँ, क्योंकि जो वो डोनेट करेंगे इसको। अब यहाँ पे क्या होगा, ये जो है वो स्ट्रॉन्ग, आप बोल सकते हैं कि स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगांड है, ठीक है। तो ये लोग जो है वो इलेक्ट्रॉन मतलब कि लोन पेयर देने के लिए तैयार है, तो ये निकल को बोलेंगे कि हम लोग लोन पेयर दे रहे हैं, ठीक है, चलो हमको जगह दो, मतलब कि हमको ऑर्बिटल्स दो खाली। तो निकल बोल रहा है कि हाँ भाई ये ले लो, ये खाली, ये खाली, ये खाली, सभी खाली है। तो ये बोलेगा कि सभी खाली है लेकिन ये तो आधी भरी हुई है, तो ये क्यों नहीं दे रहे, ठीक है। तो निकल बोलेगा कि इसके अंदर 2 इलेक्ट्रॉन पहले से ही है, ठीक है। तो ये जो हमारे साइनाइड जो है, ठीक है, तो ये बोलेंगे कि ये भाई नहीं चलेगा, क्योंकि ये स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है, तो भाईगिरी दिखाएंगे। तो ये लोग बोलेंगे कि एक काम कर, तू इसको पहले इसको अंदर ले ले, इसके अंदर, तो एक जगह यहाँ पे खाली हो जाएगी, तो मैं एक लोन पेयर दे दूंगा। यहाँ पे पीछे नहीं जाना, हमको पीछे नहीं जाना, ठीक है। तो इन दोनों को इनकी दादागिरी सहन करनी पड़ती है, और ये इलेक्ट्रॉन कूद के यहाँ पे आ जाता है लाइक दिस, ओके।
लाइक दिस। देन क्या होगा कि ये खाली हो गई, ये खाली हो गई, ये खाली हो गई, है ना, ये खाली, ये खाली, ये खाली। तो क्या होगा, ये जो है वो हाइब्रिडाइजेशन में जाएगी कुछ ऐसे। 4 है, 1 2 3 4 हो गई, ये 4 के लिए 4। तो ये हाइब्रिडेशन क्या हो गया, डी की 1 है तो डी, एस की 1 है तो एस, पी की 2 है तो DsP2। ठीक है, DsP2 हो गई। तो फिर ये DsP2 हाइब्रिडाइजेशन होगी, और DsP2 हाइब्रिडाइजेशन होगी, और एक काम करो, ये नीचे ड्रॉ कर लेता हूं मैं, ये होगी, और यहां पे 1 2 3 और 4 DsP2 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 हाइब्रिडाइजेशन बनेगी खाली, और उनको डोनेट करेगा हमारा स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगांड, दैट इज हमारा CN। ठीक है, ओके, इनको इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा, और इलेक्ट्रॉन यहां पे आ जाएंगे। ओके, यहां से निकाल देता हूं मैं। क्लियर, समझ में आया? ओके, तो यहां पे अगर लिखना हो तो लिख लो, ड्यू टू CN माइनस इज अ स्ट्रॉन्ग फील्ड ligand, it forces the 3D electrons to merge, and hence nickel 2+ undergoes DsP2 हाइब्रिडाइजेशन। तो ये D कहाँ की है, 3D की है, और ये N-1D है, ये ND है, और ये NP है ना। तो हो गई क्लियर। अब देखो यहां पे क्लियरली दिख रहा है कि बिकॉज ऑफ हाइब्रिडाइजेशन क्या हो गया, DsP2, तो जियोमेट्री क्या होगी, स्क्वायर प्लानर। क्या होगी, स्क्वायर प्लानर। पहले ही मैंने लिखवाया आपको, ठीक है। अगर हम मैग्नेटिक प्रॉपर्टी की बात करें तो इनके अंदर देखो कि कोई इलेक्ट्रॉन अनपैड है क्या, नहीं है, सभी जो है पैड है। तो दिस वन इज अ डायमैग्नेटिक, क्या होगा, ये डायमैग्नेटिक कॉम्प्लेक्स होगा। ठीक है, क्लियर, समझ में आया इतना? ओके, तो ये नोट करो, फिर हम NiCl4 पे चलते हैं। अब हमारे सेकंड एग्जाम्पल के अंदर क्या होगा, ये जो है हमारा वीक फील्ड लिगांड है, ऑक्सीडेशन स्टेट जो है वो वही होगा, क्योंकि यहाँ पे भी -1 ही है इसका, तो +2 ही मिलेगा। ठीक है, तो यहाँ पे हमने सेमी रखा हुआ है, इसके अंदर भी +2 ही होता है ऑक्सीडेशन स्टेट। अगर आपको लगता है तो आप फाइंड कर सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे हमारे Cl जो है वो आ जाएंगे, सॉरी Cl जो है वो आ जाएंगे। ठीक है, तो Cl बोलेंगे कि हमको लोन पेयर देने हैं तो हमको खाली जगह दो। ठीक है, तो निकल बोलेगा कि ये खाली जगह है, Cl बोलेंगे कि आगे ये जो दो अकेले बैठे हुए हैं उनको खाली करो। ठीक है, तो निकल बोलेगा एक काम करो, अगर आपके अंदर पावर है तो आप इनको मर्ज करके देख लो, क्योंकि Cn ने तो किया हुआ था, साइनाइड ने तो। लेकिन क्लोरीन के पास इतनी ज़्यादा पावर फील्ड नहीं है जितनी साइनाइड के पास थी, तो आप बोल सकते हो कि ये लोग जो है वो अकेले वैसे ही रहेंगे। ठीक है, क्लोरीन इनका कुछ उखाड़ नहीं पाएगा, इसलिए जो क्या होगा कि क्लोरीन इनसे ही खुश हो जाएगा, और क्या होगा, sp3 हाइब्रिडाइजेशन होगा। ये 4 चाहिए तो 1 2 3 4 क्लोरीन है ना। ठीक है, तो फिर sp3 हाइब्रिडाइजेशन की 4 ऑर्बिटल्स बनेगी, जिसमें हमारे क्लोरीन भाई साहब क्या करेंगे, लोन पे डोनेट करेंगे कुछ ऐसे, है ना। क्लियर,
तो ये हाइब्रिडाइजेशन होगा हमारा sp3 और जियोमेट्री हो जाएगी टेट्राहेड्रल। क्या होगी? जियोमेट्री टेट्राहेड्रल। जैसे कि ऐसे आप करते थे, टेट्राहेड्रल एक 3D जियोमेट्री है जिसमें बॉन्ड जो है वो प्लान के बिलो और प्लान के अबोव होता है ना। ये अबोव प्लान है और ये बिलो प्लान है, अगर नहीं पता चलेगा तो पूछ लेना। और ये ऑन द प्लान है ना। ये ए बोर्ड के ऊपर ही है, ठीक है। ये वाला बोर्ड के उस साइड बाहर की साइड और ये Cl ये वाला बोर्ड के इस साइड, ऐसे एक बॉन्ड यहाँ एक बॉन्ड रहा और यहाँ पे 2 बॉन्ड ऐसे, ठीक है। 3D स्ट्रक्चर ऐसे ड्रॉ करते हैं। तो ये हमारा टेट्राहेड्रल हो गया। अब अगर पूछा जाए कि ये मैग्नेटिक प्रॉपर्टी क्या है, इनकी मैग्नेटिक प्रॉपर्टी, तो ये जो है वो पैरामैग्नेटिक है। क्यों? देखो D के अंदर 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, तो बिकॉज ऑफ इन द D there are 2 unpaired electrons, this complex show paramagnetism, okay, diamagnetic नहीं होगा ये। क्लियर? समझ में आया? नोट करो। अब यहां पे हम कोऑर्डिनेशन नंबर 5 के रिलेशन में देखने वाले हैं कॉम्प्लेक्स, ठीक है। तो फेरस जो है वो है 26 एटॉमिक नंबर वाला एटम, ठीक है। तो यहाँ पे 3D बना लेते हैं। फर्स्ट 1 2 3 4 और ये 5 3D, देन 4s, देन 4p, देन ये हमारी 2 3 4 और ये 5 4D, ओके। 26 है तो यहाँ पे ये हमारा 20 21 2 3 4 5 और ये 26 हो गया, ठीक है। तो अब हम यहाँ पे हमें क्या करना है, तो हमें पहले तो ऑक्सीडेशन स्टेट फाइंड करना पड़ेगा कि ऑक्सीडेशन स्टेट जो है वो क्या है, कितना है, ठीक है। +2 है या +3 है वो हमें फाइंड करना पड़ेगा। तो CO5 है, तो यहाँ पे X की बात करूं मैं, ठीक है। तो X प्लस यहाँ पे 5 इंटू -2 होना चाहिए, ठीक है। यहाँ पे 0, X प्लस -10 नहीं, यहाँ पे मुझे लिखना पड़ेगा। सो समहाउ इस केस के अंदर यहाँ पे ऑक्सीडेशन स्टेट जो है वो 0 है, ठीक है। बहुत सारे ऐसे कंपाउंड है जिसके अंदर सेंट्रल मेटल एटम जो d ऑर्बिटल है वो 0 ऑक्सीडेशन स्टेट में भी वो रहते हैं, जैसे कि निकल भी है इसके अंदर, ठीक है। तो इसके अंदर क्या होगा कि हमारा जो ये जो 4s है और यहाँ पे जो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है वो मर्ज होंगे बिकॉज ऑफ दिस स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगैंड, ठीक है। तो यहां पे मैं लिख लेता हूं, बिकॉज ऑफ स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगैंड CO, दैट इज अ मेटेलिक एनायन, ठीक है। ये एक मेटेलिक एनायन है जो मेटल को रखता है, मतलब कि एनायन ही है। द इलेक्ट्रॉन्स ऑफ 3D ऑर्बिटल्स merge and also the electron pair of 4s orbital shifted to 3D orbitals, ठीक है। अब क्या होगा, बिकॉज ऑफ दिस ये जो है ये इसके अंदर शिफ्ट हो जाएगा और ये 2 जो है वो यहां पे शिफ्ट हो जाएंगे, मतलब कि कुछ ऐसा सीन होगा। या फिर सॉरी, मैं यहां पे आपको बता देता हूं क्या होता है। यहां पे ये यहां पे आ जाएगा, ये यहां पे आ जाएगा, क्योंकि इनकी एनर्जी बहुत ही कम होती है तो स्लाइटली हो जाते हैं ये, और ये यहां पे आ जाएगा, मतलब कि सभी मर्ज हो जाएंगे, ठीक है।
और एक पेयर बना लेंगे। तो पहली तो ऐसे ही पेयर थी, ये दूसरी यहाँ पे आ गई पेयर, और ये दूसरा यहाँ पे आ गया पेयर, और ये यहाँ पे आ गया। इसको यहाँ पे आने में कोई ये नहीं होता है, ये सभी सेम एनर्जी की है। तो यहाँ पे एक हमारी डी ऑर्बिटल बचेगी कुछ ऐसे, फिर हमारी एक 4s ओपन हो जाएगी, और ये हमारी 4p, ठीक है, ऐसे कुछ हमारी बनेगी, ठीक है। अब कोऑर्डिनेशन नंबर हमारा 5 है ना, ये जो है उसका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना है, 5 है। तो 5 ऑर्बिटल यूज होगी, 1 2 3 4 5, ठीक है, यानी कि ये दैट इज डी की एक, एस की एक और पी की 3, DsP3 हाइब्रिडाइजेशन, ठीक है। DsP3 हाइब्रिडाइजेशन होगा, मिक्सअप होगी 1 2 3 4 5, ठीक है। और सबको यहां पे मैं लिख लेता हूं DsP3 हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल, हाइब्रिड ऑर्बिटल्स लिख लेता हूं, ठीक है। और ये सबको जो है वो हमारे कोबाल्टेट, क्या बोलेंगे, कोबाल्टेट बोलेंगे, जो है वो ये देंगे लोन पेयर, ठीक है। अगर नेमिंग आप करोगे ना तो कोबाल्टेट, क्योंकि अगर एनायनिक पार्ट होता है ना, इसीलिए, क्योंकि ये पॉजिटिव पार्ट होता है, ये नेगेटिव पार्ट होता है, इसलिए कोबाल्टेट बोलना पड़ता है, ठीक है। तो यहां पे क्लियर, बिकॉज ऑफ DsP3 हाइब्रिडाइजेशन, यहां पे जो हमारी जियोमेट्री होगी वो क्या होगी, ट्राइगोनल बाय पिरामिडल जियोमेट्री। क्या होगी, ट्राइगोनल बाय पिरामिडल, ठीक है। डायमैग्नेटिक या पैरामैग्नेटिक, तो सभी जो है वो क्या है, देखो पैड है तो क्या होगा, डायमैग्नेटिक, क्या होगा, डायमैग्नेटिक, ठीक है। क्लियर, समझ में आया, ओके। तो ये नोट करो। इसके बाद हम कोऑर्डिनेशन नंबर 6 के बारे में बात करेंगे। तो ये हमारा कोऑर्डिनेशन नंबर 6 का एक एग्जाम्पल है, ठीक है। यहां पे अगर ऑक्सीडेशन स्टेट देखोगे तो ये तो न्यूट्रल है, तो ये हमारा ऑक्सीडेशन स्टेट हो गया, क्योंकि यहां पे कोई Cl3 लगाया नहीं हुआ है, तो सीधी सी बात है यहां पे Cr3 होगा, ठीक है। क्रोमियम का एटॉमिक नंबर होता है 24, दैट मीन्स यहां पे क्या होगा, 1 2 3 4 और ये 5, 3D, ये हमारी 4s, ये हमारी 4p और ये हमारी 4d, 3 2 3 4 और ये हमारा 5, 4d, ठीक है। इलेक्ट्रॉन फिलअप करो तो ये हमारे 20, 21, 22, 23, 24 खत्म, ओके। क्रोमियम 3+ बनाना है तो गैप कितने इलेक्ट्रॉन करोगे आप, 3 इलेक्ट्रॉन, 3 इलेक्ट्रॉन आप गैप करके 2 यहां से और 1 यहां से, दैट मीन्स 1 2 3, और ये भी हमारी खाली, 2 4s में से जाएंगे क्योंकि वो वैलेंस शेल है, तो ये 4s खाली हो गई। 3D के 2 ऑर्बिटल खाली, 4 की तो ऑलरेडी खाली है, और ये हमारी 4D, ठीक है। यहाँ पे 4D की ज़रूरत है नहीं, तो ये मैं निकाल देता हूँ, ज़रूरत है नहीं यहाँ पे। तो अब क्या होगा, कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है, सेकेंडरी वैलेंसी, तो यहाँ पे क्या होगा, D की 2 है ना, बिकॉज ऑफ NH3 है, NH3 है, तो NH3 जो है वो आपको मालूम है कि स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगैंड बोल सकते हो आप। तो इतना हाइब्रिडाइजेशन होगा, D2 ये 2 है, S1 और P 3, D2sp3, ठीक है, क्लियर। तो ये हाइब्रिडाइजेशन होगा, और 2 1 2 3 4 5 6, 3 4 1 2 3 4 5 और ये 6, ठीक है। तो ये हमारी हो गई DsP3 हाइब्रिडाइजेशन, ठीक है। हमको अब NH3 कंबाइन करना है, NH3
NH3 NH3 NH3 1 2 3 4 5 और ये लास्ट हमारा NH3। ठीक है, ये लोन पेयर देगा, कोऑर्डिनेशन बॉन्ड बनाएगा कुछ ऐसे। तो लोन पेयर हम यहाँ पे रख देते हैं। ओके, हाइब्रिडाइजेशन हो गया हमारा D2sp3। तो जियोमेट्री हमारी क्या होगी? ऑक्टाहेड्रल। क्या होगी? ऑक्टाहेड्रल। हाइब्रिडाइजेशन हमारा हो गया D2sp3। मैग्नेटिक प्रॉपर्टी क्या होगी? हमारी मैग्नेटिक प्रॉपर्टी होगी, देखो यहाँ पे, हाँ ये अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है ना, तो पैरामैग्नेटिक होगा वो। क्या होगा? क्या होगा? पैरामैग्नेटिक होगा। ठीक है, क्लियर, समझ में आया? ओके। हाँ, अब यहाँ पे ये जो हमारा मैंने बोला ये पैरामैग्नेटिक, वो डायमैग्नेटिक होता है। डायमैग्नेटिक होता है क्योंकि ये जो d ऑर्बिटल है ना, ये जो मैंने आपको बताई d ऑर्बिटल जो है वो मर्ज हो जाती है। ठीक है, जैसे 3D स्प्लिट हुई थी T2g और Eg में, वैसे ये मर्ज हो जाती है। ठीक है, इसलिए ये क्या होता है कि मर्ज होने से क्या होता है कि ये डायमैग्नेटिक शो करता है। ठीक है, वो बहुत ही ज़्यादा डिटेल में जाने की ज़रूरत नहीं है इसके अंदर, सिर्फ आपको ये याद रखना है कि ये जो है वो डायमैग्नेटिक होता है। ठीक है, अगर आपको पूछा जाए तो भी यही पूछा जाएगा जो हमारी बुक के अंदर है। ओके, तो इसके अंदर बहुत ज़्यादा डिटेल में जाने की ज़रूरत नहीं है। ओके, क्योंकि इस केस के अंदर हमने n-d ऑर्बिटल यूज़ की ना, यहाँ पे इनर शेल वाली यूज़ की, तो इस कॉम्प्लेक्स को हम लो स्पिन कॉम्प्लेक्स बोल सकते हैं। ठीक है, या फिर स्पिन पैड कॉम्प्लेक्स भी बोल सकते हैं। ठीक है, और एक दूसरा नाम भी है जिसे इनर शेल कॉम्प्लेक्स भी बोलते हैं, ये भी बोल सकते हैं। ये सभी सारे नाम हैं जो अंदर की d ऑर्बिटल यूज करते हैं, जैसे कि n-1 d ऑर्बिटल जिसने हाइब्रिडाइजेशन में यूज की। ठीक है, उसको ये नाम दे सकते हैं, स्पिन पैड कॉम्प्लेक्स, इनर शेल कॉम्प्लेक्स या फिर लो स्पिन कॉम्प्लेक्स। ठीक है, हमारी बुक के अंदर भी जो है वो ये दिखाया हुआ है, इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स लिखा हुआ है। इनर शेल ऑर्बिटल्स भी लिख सकते हैं, इनर शेल कॉम्प्लेक्स भी लिख सकते हैं, वैसे तो इनर ऑर्बिटल्स लिख लो, एनसीईआरटी में लिखा हुआ है तो फिर इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स। ठीक है, क्लियर, समझ में आया? ये नोट करो। अब मैंने यहाँ पे एक एग्जांपल दिया था, लिखा था, जो मैंने रब कर दिया है, वो आपको करना है, कोऑर्डिनेशन नंबर 4 वाला। और ये कोऑर्डिनेशन नंबर 6 जो है COF6 3-, इसको आपको करना है। ठीक है, मुझे आपको सेंड करना है, मुझे पर्सनली आपको सेंड करना है ये करके, 2 एग्जांपल करके। ठीक है, ये आपको जैसे हमने ये किया ना, वैसे ही आपको ये करना है। COF6 3- कॉम्प्लेक्स, ये भी कोऑर्डिनेशन नंबर 6 वाला ही है। इसकी जियोमेट्री देखो और इसका मैग्नेटिक प्रॉपर्टी देखो कि क्या है। और यहाँ पे मैंने कोऑर्डिनेशन नंबर 4 वाला जो लिखा हुआ था ना, वो भी आपको करना है। ठीक है, क्लियर, समझ में आया? तो ये वीडियो जो है वो यहीं पर हम ख़त्म करते हैं। ठीक है, हमने VBT थियरी की एप्लीकेशन जो है वो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के अंदर देख ली। ठीक है, अभी रिड्यूस हुआ है कि नहीं कुछ सिलेबस, वो देख के फिर मैं आगे के टॉपिक के वीडियो बना दूंगा। ठीक है।